हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके जो बिहार बोर्ड के पेपर आए हुए हैं 2021 में, उसको डिस्कस करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके सीबीएसई के जो पेपर आने वाले हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं मई में, उनके लिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप कहोगे क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट? कोविड-19 जो आया हुआ है उसके प्रॉब्लम की वजह से ही इन्होंने बहुत क्वेश्चंस को इजी कर दिया बच्चों के लिए। क्यों इजी कर दिया, कैसे इजी कर दिया, और ये क्यों और भी इजी करेगा सीबीएसई के बच्चों के लिए, वो ज़रा समझें। और यही पेपर में से ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों आएंगे। हो सकता है कि बिहार बोर्ड का जो पेपर हुआ है अभी, ये वाला जो 2021 है, उसी से हूबहू कम से कम 15 क्वेश्चन ले ले। दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे पेपर से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कोविड के चलते किसी को फेल नहीं करना चाहता है, और वो फेल नहीं करना चाहता है मतलब क्वेश्चंस को आसान करेगा। और इसी का एक उदाहरण हम दे सकते हैं आपको कि ये क्यों ऐसा मतलब पॉसिबल है कि इस पेपर से सीबीएसई के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लड़ने के क्यों ज़्यादा पॉसिबल है। उसका क्या लॉजिक है, देखिए। उसका ये लॉजिक है आपका, हम ये कह सकते हैं कि देखिए, ये जो 138 क्वेश्चन दिया है ना बच्चों को, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज़ इक्वल टू 100 + 30 + 8 इज़ इक्वल टू 138। इसमें से बच्चा को 138 नहीं बनाने थे, इसमें से बच्चा को आधा बस बनाना था, यानी कि 69 क्वेश्चन ही केवल बनाने थे। तो 69 क्वेश्चन बनाने थे तो आधा किया ना, आधा ऑप्शन का दिया, मतलब ईजी कर दिया पेपर को। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है ना। देखिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको क्या कर दिया है ना कि आधा का ऑप्शन दे दिया। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये आप देख रहे होंगे कि 2 सेक्शन में पेपर है आपका, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से मात्र 85 क्वेश्चन करना है। मतलब 1 से लेके 100 तक क्वेश्चंस हैं, उसमें से मात्र आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं। अब कुछ बच्चों का ये कन्फ्यूज़न हो जाता होगा कि सर, हम 100 क्वेश्चन कर देते हैं और 50 को सही होगा तो हमको मार्क्स 50 को का मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 100 क्वेश्चंस करके आते हैं तो आपका शुरू से 1 से लेके 50 तक केवल चेक होगा। भले ही आपका 51वां प्रश्न सही हो, उसको चेक किया ही नहीं जाएगा, तो उसका मार्क्स जुटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसी तरह 52-53 कोई चेक ही नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आपको जो क्वेश्चंस 50 आ रहे हैं, मात्र वही 50 क्वेश्चंस को बनाएं, है ना। मात्र 50 क्वेश्चन ही बनाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप 100 बना दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, है ना। बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, ये क्वेश्चन क्या करना है कि 100 में से केवल 50 बनाने हैं, है ना। 100 में से केवल 50 बनाने हैं। फिर नीचे आ जाइए आप सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, है ना। शॉर्ट आंसर हैं वो उसमें से केवल क्या करना है, एनी 15 क्वेश्चंस, केवल 15 क्वेश्चन बनाने हैं। फिर देखिए, जो शॉर्ट के बाद लॉन्ग आता है वो 8 क्वेश्चंस हैं, उसमें से केवल कितना करना है आपको, केवल और केवल 4 क्वेश्चन करने हैं। मतलब आधा छूट दे दिया। इसमें से भी वही बात है, आप 8 मत बना लीजिए कि 4 को सही होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। नहीं, जो आपको आता है वही बनाइए 4, है ना। आप सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो पहले 4 चेक होंगे, अगले नहीं चेक होंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान से देखें इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इसी तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करके दे दे, या हो सकता है यही उठा के दे दे। तो आपको बनाने आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। तो आप जानते हैं इरेशनल नंबर के बारे में, है ना। ऐसे नंबर्स, ये जो पाई है उसको बचपन से पढ़ाया गया कि इरेशनल है। √7 ये भी इरेशनल है, इसमें से भी बाहर नहीं आ पाएगा, न √2 में से न √5 में से। तो इसका मतलब इसमें से पूछा है कि विच इज़ नॉट एन इरेशनल, जो इरेशनल नहीं है, मतलब जो रेशनल है वो बताइए। तो यही ऑप्शन बच गया,
आपके पास, यही ऑप्शन बच गया आपके पास। ठीक है, अब कहोगे सर इसमें भी तो रूट नज़र आ रहा है, तो नहीं, वो देखने के लिए बस लग रहा है। आप √75 को लिख दीजिए 25 × 3, और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है √48, उसको आप लिख सकते हैं एक्चुअली 16 या 48, 16 दूना 32 होता है ना, तो 16 या 48। अब देखिए ऊपर से ये 3 पहले से बाहर है और ये 25 में से 5 बाहर आ जाएगा, √3 रह जाएगा। उसी तरह से 4 बाहर आ जाएगा नीचे से और √3 रह जाएगा, ये कट जाएगा और पूरी तरह से ये रूट से फ्री हो गया। तो इसीलिए ये रेशनल नंबर है, यानी कि इरेशनल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। आप जानते हैं ना अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है, -b/a, माइनस का b/a होता है। तो माइनस और b कितना है आपका, तो -3 है। देखिए यहाँ पे ABC क्या होता है, b होता है x का कोफिशिएंट, तो ये प्लस b हो जाएगा +3 और डिवाइडेड बाई 1, यानी कि आपका 3 ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट होगा। और 3 ऑप्शन आपका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए है। तो ये क्वेश्चन आपके बन गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 1/6x - 2। दो तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। पहला तरीका तो ये है आपका कि आप क्या करें, ऑप्शन वाइज रख के चेक कर लें। जैसे ये अगर जीरोज़ होगा तो इसके x के वैल्यूज़ डालने से ये जीरोज़ आएगा। चाहे ये ऑप्शन रख के देखें, जो ऑप्शन दोनों का दोनों रखने से आ जाए तो वो जीरोज़ होगा, अन्यथा नॉन ऑफ दिस होगा। अगर कोई नहीं सेटिस्फाइड करे, कोई नहीं जीरोज़ दे तो। या दूसरा तरीका है क्या, आप इसको सॉल्व ही कर दीजिए। ज़ीरोज़ निकालना है तो जीरो से इक्वेट करके सॉल्व कर दीजिए, मतलब x² है ना, और +1/6x और -2 = 0 कर दीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, ये 6x² + x -6 2 = 12 है ना, और = 0। अब 6 उधर जाएगा तो कहानी ख़त्म। मतलब आपको सॉल्व करना है 6x² + x - 12 = 0 को। अब 12 छक 72 होता है और 72 का फैक्टराइजेशन करना है ऐसे ताकि x आ जाए। तो आप 8 × 9 ले लीजिए और 9 में आप प्लस लगा दीजिए क्योंकि +x लाना है, और -8x कर दीजिए। मतलब इसका फैक्टराइज करें आप तो 6x² + 9x -8x और -12 = 0। अब क्या कॉमन है इन दोनों में, तो 3x दिख रहा है, तो यहाँ बचा 2x + 3 3 × 9, फिर माइनस क्या कॉमन ले लीजिए आप, कितना 4, तो कितना बचेगा अंदर, यहाँ लिख देते एक्चुअली -4 के बाद 4 2 × 8, 2x माइनस कॉमन लिए हैं यहाँ पे, तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, और 4 3 × 12। अब 2x + 3 और 2x + 3 मैच कर रहा है, तो 2x + 3 अगेन कॉमन, और अंदर क्या बचा 3x यहाँ से और -4 यहाँ से। अब बारी बारी से एक एक फैक्टर को जीरो करें, तो इसको जीरो करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -3/2, और इसको जीरो करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4/3 और -3/2, ये ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है ना। अब चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये कह रहा है कि इफ़ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज़ 2 1 6 6 एंड HCF इज़ 19 देन फाइंड इट्स LCM। आप जानते हैं ना, दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो LCM × HCF होता है। तो अगर आपसे LCM पूछ रहा है तो प्रोडक्ट के डिवाइड में HCF जाएगा, और प्रोडक्ट आपको दिया है 2 1 6 6 और HCF है आपका 19 है ना, तो आप काटिए इसको, तो 19 1 × 19 और बचा 2 2 6, तो अगेन 19 1 × 19। अब 19 घटाएंगे तो बचेगा आपका 7 है ना, 16 में से 9 गया 7। ठीक है, या वैसे भी 26 है 19 है तो 7 ही बचेगा। ऊपर से उतरा 6 ये वाला, और 19 चौके 76, यानी कि 114,
ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि इफ़ x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल px देन 1 zeros ऑफ पोलिनोमियल px। अगर कोई भी px का एक फैक्टर x + 1 है, तो अगर फैक्टर ही x + 1 हमको दे दिया तो एक जीरो तो मस्ट भी क्या होगा, x = -1, क्योंकि इस यही फैक्टर है ना, तो इसी को जीरो से इक्वेट कर दो, तो एक फैक्टर तो x = -1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अब चलिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 6x - 2y + 9 = 0 and 3x - y + 12 = 0 are lines which are coincident, parallel and intersecting exactly at one point। तो सबका चेक करने का तरीका है, आप a1/a2 निकालें, b1/b2 निकालें और c1/c2 निकालें। पहला बराबर नहीं आए तो इंटरसेक्टिंग वाला कहानी, पहला बराबर है दूसरा बराबर नहीं आए तो पैरेलल वाला कहानी, दोनों बराबर आ जाए तो कोइंसिडेंट वाली कहानी। तो अब ज़रा चेक करते हैं क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप देखिए a1/a2, यही है आपका a1, है ना। आप लाइन को ऐसे लिख दीजिए, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो 6x - 2y + 9 = 0, उसके नीचे 3x - y + 12 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 6/3, यहाँ से हो जाएगा -2y -1 और यहाँ से हो जाएगा 9/12। तो ये तो माइनस माइनस कट जाएगा और 3 दूना के 6, तो ये भी 2 और ये भी 2, ये तो बराबर आया। लेकिन ये देखिए ये बराबर नहीं आएगा क्योंकि ये है 3/4। तो अगर पहला आपका बराबर है और दूसरा बराबर नहीं है, तो पहला अगर बराबर है और दूसरा बराबर नहीं है तो वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैरेलल, समानांतर होगा, है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इफ़ ए इज़ इतना एंड बी इज़ इतना देन फाइंड द एलसीएम। एलसीएम का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। सबसे पहले आप एलसीएम का मतलब समझ लीजिए कि क्या होता है। जब एलसीएम का मतलब देखिए, एलसीएम का मतलब होता है आपका कि कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। ये जो दोनों नंबर दिखाई दे रहे हैं उसमें से कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए और कोई भी एक से अधिक बार आना भी नहीं चाहिए, है ना। एक से अधिक बार का मतलब दोनों में मौजूद होने चाहिए और जो मौजूद नहीं हो वो भी आने चाहिए और एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब जैसे देखिए, है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल माने ऐसा मल्टीपल जो दोनों में मिल जाए, और दोनों में मिल जाए मतलब देखिए यहाँ 2 का पावर क्यूब है, यहाँ 2 का पावर 4 है, तो हम बोलेंगे 2 का पावर 3 तक तो दोनों में है, लेकिन 1 और 2 इसमें बच जाएगा एक्स्ट्रा, वो बचाना नहीं है, सब का सब लेना है, यानी कि 2 का पावर 4 आएगा। फिर देखिए ये 3 है और इसमें 5 7 है, तो 3 नहीं है तो उसको भी लेंगे, छोड़ना नहीं है किसी को भी। 5 है 2 बार, तो दोनों में है तो भले दोनों में हो तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। मतलब ऐसा नंबर्स जो सारे सेलेक्ट हों और कोई भी अधिक बार ना आए, एक से अधिक बार ना आए। एक से अधिक बार का मतलब समझ रहे हो, दोनों में का दोनों में हो, अगर दोनों का दोनों में हो तो वो लेंगे, और जिसमें एक्स्ट्रा बच रहा है उसको भी लेंगे। एक 7 बच रहा है ना, तो वो 7 को भी लेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 5 80 कर लीजिए, गुने 7 या के 21 कर लीजिए। तो अगर 21 में आपको 8 से गुना कर देने के लिए कह दिया जाए तो 8 एकम 8 और 8 दूना के 16, एक जीरो बढ़ाइएगा तो 1680, है ना, 7 या 21 और हाँ सही है 1680। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इफ़ ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 5 and -3 देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़। आपको पता है ना, अगर अल्फ़ा का वैल्यू दे दे और बीटा का वैल्यू दे दे और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछें तो वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
तो अब ज़रा अल्फ़ा और बीटा को जोड़ सकते ही हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़िएगा तो एक्चुअल में 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 में आप -3 जोड़ रहे हैं, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको गुना करिएगा तो माइनस का 15 आएगा। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा x² - 2x और प्लस माइनस -15। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी है, x² - 2x - 15, है ना। पोलिनोमियल है तो बराबर 0 नहीं आएगा। इक्वेशन रहता तो कुछ सोचते, हाँ सोचते क्या, इक्वल टू 0 लिखना पड़ता। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके 9 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए कह रहा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब जानते हैं ना आप, T2 माइनस T1। तो T2 कितना है आपका -6 माइनस, फिर T1 कितना है, तो वो भी माइनस है, तो +10 हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि 4, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक नहीं होने के लिए x² का कोफिशिएंट नहीं बचना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, और bx + c, मतलब x² अगर टर्म में नहीं होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब देखिए ज़रा, पहला ऑप्शन को अगर गौर करें तो इसमें x² बचेगा, क्योंकि कट नहीं सकता है ना, और आप RHS में ट्रांसफ़र करें तो 2x² हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा, क्योंकि इसमें x² आ रहा है। अब आ जाइए इसमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी होगा, क्योंकि LHS में जब आप इसको ब्रेक करोगे तो a + b का होल स्क्वायर में a² + 2ab में 4x और प्लस 2 दूना के 4 आएगा। RHS में आपका 2x² - 10 आएगा। अब x² को RHS में भेजे तो x² एक तो बचेगा ना कम से कम, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है। अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, ये a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर यानी कि √2x का स्क्वायर, तो 2x² होगा a² प्लस b² 9 होगा, प्लस 2ab करेंगे तो 3 दूना के 6 √2x होगा, और RHS में आपका 2x² + 6x होगा। ये 2x² कट गया, इसमें केवल x के टर्म्स बच रहे हैं, मतलब यही ऑप्शन जो है आपका होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। डी ऑप्शन में भी आप अगर चेक करना चाहते हैं तो इसमें भी बचेगा, क्योंकि LHS में तो x², 2ab से -2x + 1 आएगा। जब इसको RHS में भेजिएगा तो 3x² में से घटेगा तो 2x² तो बचेगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़। क्या है क्वेश्चन आपका, देखिएगा ध्यान से। सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट का रेशियो पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम बाई प्रोडक्ट, सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट का होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब सम का फार्मूला होता है -b/a, प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a, तो a से तो a कटेगा भैया, तो -b/c आंसर होगा। तो -b का नाम देखिए क्या है, तो b का मतलब x का कोफिशिएंट, तो वो -12 है तो +12 हो जाएगा, बाई a का मतलब a नहीं, गलती से मत कर देना, c होगा, तो c का मतलब 18। अब 6 से काट दो, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 2/3 ऑप्शन यानी कि डी 2:3 ऑप्शन होगा, है ना। तो ये भी बन गया आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए कह रहा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ c। आप बताइए, रूट्स इक्वल होता है तो कंडीशन क्या होता है, b² - 4ac = 0। अब b² - 4ac अगर 0 है तो c का वैल्यू यहाँ से निकल सकता है, कैसे, तो आप कह सकते हैं b² = 4ac, तो c का वैल्यू b² डिवाइडेड बाई 4a, क्योंकि c को अकेला करना है तो 4a को RHS में भेजो, तो b²/4a, ऑप्शन नंबर आपका डी, b²/4a, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तो व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल द ग्राफ ऑफ y = 10 पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड नन ऑफ दिस। मतलब y बराबर जो 10 ग्राफ है आपका, आप y बराबर 10 पहले बना लें। y बराबर 10 का मतलब y का लेंथ फिक्स,
तो y बराबर 10 कुछ पैरेलल टू x एक्सिस होता है, क्योंकि ये 10 यूनिट जो y की डिस्टेंस है ऊपर नीचे वाली वो आपको फिक्स करना है। तो y बराबर 10 जब हम लाइन खींचे तो ये लाइन क्या आया, x एक्सिस के पैरेलल ही तो आया। तो हम इसमें पहला ऑप्शन करेंगे पैरेलल टू द x एक्सिस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है एक्चुअली, लेफ़्ट आते हो डाउन जाते हो, मतलब x भी माइनस y भी माइनस। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, क्योंकि इसी में दोनों नेगेटिव है। तो ये भी क्वेश्चन कर लिया हम लोग 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए आप, कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा इज़ द ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी, देन सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स। डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, सी ऑप्शन। इसमें देखिए समानांतर श्रेणी यानी कि 10th टर्म ऑफ ए पी, T10 पूछा है। T10 का फार्मूला a प्लस 9d होता है। अब a का वैल्यू कितना है इसका 2 है प्लस 9, d का वैल्यू कितना है आपका 7 में से 2 गया 5, यानी कि 9 बचे 45 और 2 47 इसका आंसर होगा 47, है ना। फिर पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में nth टर्म ऑफ ए पी, है ना, nth टर्म पूछ रहा है। तो nth टर्म का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का वैल्यू है आपका 14 प्लस n-1 और d का वैल्यू है आपका T2 माइनस T1 होता है, तो 9 में से 5 गया तो -5, है ना। 9 और 5 14 होता है, तो माइनस में होगा, क्योंकि आगे जाने पे हम लोग का टर्म्स घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5n और माइनस माइनस प्लस 5, तो 14 और 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 19 माइनस 5n, तो 19 माइनस 5n है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। एक और बात बता दें कि कॉमन डिफरेंस यहाँ से हम निकाल सकते हैं -5, और याद रखना कि जो लीनियर इन n होता है, जैसे ये an प्लस b, उसमें जो n का जो कोफिशिएंट होता है ना, वही जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो मात्र इसी ऑप्शन से -5 अगर हमको पता चल गया कॉमन डिफरेंस, तो इसमें भी -5 कॉमन डिफरेंस नहीं है, क्योंकि n का कोफिशिएंट 5 है, इसमें भी n का कोफिशिएंट 1 है। केवल यही ऑप्शन है ना जिसमें कॉमन डिफरेंस -5 है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अब कहोगे कि सर कॉमन डिफरेंस से कैसे पहचान सकते हैं, केवल और भी तो कुछ चाहिए। तो हम बोले हाँ, अगर आप चाहते हो तो आप n का वैल्यू 1 डाल के इसका फर्स्ट टर्म चेक कर लो, है ना। n का वैल्यू 1 डाल के आप फर्स्ट टर्म चेक कर लो। तो अगर n का वैल्यू 1 डालोगे तो 19 माइनस 5 होगा, और 19 में से 5 घटेगा तो 14। तो ये ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि पहला टर्म भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है, पहले तरीक़ा से आप समझ गए होंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर आप इसका नेक्स्ट। तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द ए पी। कोई दिक्कत नहीं है, आप एस का फार्मूला जानते हो। क्या होता है एस का फार्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब S10 पूछा है, तो n के जगह पे आप 10 डालो, तो 10/2, 2 इंटू a का वैल्यू आपका क्या है देख लो, है ना। फर्स्ट 10 टर्म्स का सम पूछा है, तो 2 है, 2 लिखो, प्लस n का मतलब 10, तो 10 में से 1 गया 9, और गुना d का मतलब आपका कितना होगा, 7 में से 2 गया 5, तो ये हो जाएगा कट के 5, ये हो जाएगा 4 और प्लस 45, तो 45 4 49 इंटू 5, तो 9 पचे 45 को 5 हाथ में लगा 4, 5 के 20, 4 24, 245। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट n टर्म्स का सम। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, a not equal to 0, द वैल्यू ऑफ x विल बी। x का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब रूट्स का फार्मूला पूछ रहा है, क्योंकि x का वैल्यू ही तो रूट्स होता है ना। तो रूट्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, -b + -√b² - 4ac/2a। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। फिर बोल रहा है कि 9, 3 और 15, क्या
तो 15 कॉमा आपका 11 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस 15 का होल स्क्वायर और प्लस आप इधर से घटा लें 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर और प्लस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। तो 15 में से 9 गया तो 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 11 में से 3 गया 8, 8 का स्क्वायर 64 और दोनों को जोड़ेंगे तो 100 और 100 से बाहर आएगा 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा भाई? 10, ये है ना, 10 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं देखिए। हाँ, इफ़ 2, P इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स, इफ़ 2, P इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -6, -5 एंड -2, 11। कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। मिड पॉइंट अगर ये 2, P दिया है तो P का वैल्यू निकालना है हमको। तो P y कोऑर्डिनेट है, तो मिड पॉइंट का थ्योरम क्या होता है? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो जो y1 है हमारा वो P है, तो P में ही फार्मूला लगाओ, डायरेक्ट निकल के आएगा। तो y1 प्लस y2 क्या है? तो -5 और प्लस 11/2, क्योंकि y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो y ही यूज होगा अगला में भी। तो 11 में से 5 गया तो 14, सॉरी 11 में से 5 गया तो हो जाएगा 6, 5, 11, 6/2 यानी कि 3, यानी P का वैल्यू 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका -6, -7 द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब सीसा x को बोलते हैं और ऑर्डिनेट y को बोलते हैं, तो -7 जो होगा ऑप्शन सही होगा। फिर बोल रहा था इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0, सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है देखें आप। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 10 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये तो जानते हैं कि सेक का कम्प्लीमेंट कॉसेक तो होता नहीं है। तो आप क्या काम कर लो, एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन इसके लिए ये दोनों थीटा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे वो लग सकता है कैसे, तो सेक स्क्वायर 10 को रहने दो, माइनस कॉट 80 डिग्री को, कॉट को लिख लो तुम 10। तो जैसे ही तुम कॉट को 10 लिखोगे तो ये थीटा जो है आपका बदल जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा में, है ना। तो अब देखो सेक स्क्वायर 10 डिग्री, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर, और आप 90 में से 80 घटा लो, ये 10 बचेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अब आ जाते हैं इसमें, कह रहा है कि इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर -1, 0, 5, -2 एंड 8, 2 देन कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3, मतलब कि x कोऑर्डिनेट का सम बाई 3, फिर y कोऑर्डिनेट का सम सेकेंड एंट्री का बाई 3। तो अगर हम x कोऑर्डिनेट लिखें तो -1 प्लस 5 और प्लस 8/3, है ना, -1 और प्लस 5 और प्लस 8, तो 8, 5, 13 और 13 में से 1 गया 12, 12/3 यानी कि 4। पहला एंट्री 4 है और पहला एंट्री बी, दूसरा अपने आप 0 आएगा, आप निकाल के देख लेना, क्योंकि कोई ऑप्शन में पहला ऑप्शन 4 नहीं है, -4 है, तो सब गलत ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन बचा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर देन पेरीमीटर ऑफ इट्स सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या? आधा। तो आधा सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? पूरा का होता है 2πr, तो आधा के लिए आप डिवाइड कर दो 2 से, तो πr। तो πr का मतलब हो गया 22/7
और रेडियस का मतलब है 7, 7 से 7 काट दोगे तो 22 आएगा, और 22 कोई ऑप्शन ही नहीं है, 36 है, 63 है, 37 है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, नॉन ऑफ दिस इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, देखते हैं। ये कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल। एक सर्कल के ऊपर बाहर के पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? 2, एक नीचे और एक ऊपर, 2 टेंजेंट केवल खींचे जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1 + cot स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट लिखिए सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखते हैं। कॉट को अगर आरएचएस में भेजोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको कि 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, लगातार गए हैं तो 10 डिग्री और 80 डिग्री को यहाँ लिख दो, 10 80 डिग्री। फिर 10 15 डिग्री लिखो और उसके बगल में आप लिख दो 10 75 डिग्री। ऐसे ही आप डॉट डॉट किया गया है बीच में, ये डॉट 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 है बीच में, है ना, केवल इतना ही नहीं है ना। तो अब जो है आप देख सकते हैं, वेट अ सेकेंड, देखिए ये जो है डॉट डॉट भी नहीं है एक्चुअली, बस 10 ये है और ये है और ये और ये है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तब तो बीच में रहता तो भी हम कर लेते। और इंटू 10 आपका 15 डिग्री और 10 ऑफ 75 डिग्री। अब आप कह सकते हैं कि इसको रहने दीजिए, है ना, या इस 10 को आप कॉट लिखो। तो जैसे ही कॉट लिखोगे तो 10 डिग्री चुप नहीं बैठेगा, वो कहेगा आप 10 से कोट आए तो हमारे थीटा को आप कॉट लिखे हैं तो थीटा को 90 माइनस थीटा लिखो आप। तो 10 को अगर कॉट 90 माइनस थीटा लिखोगे तो कितना हो जाएगा, आप ज़रा सोचो। तो 90 माइनस 10 यानी कि 80 डिग्री, और फिर ये tan 80 डिग्री, इसको रहने दो। फिर 10 15 डिग्री को आप कॉट लिख दो। कॉट लिखे तो 90 में से 15 हटाना होगा, तो यानी कि 75 डिग्री और tan 75 डिग्री। अब बताओ, कॉट 80 डिग्री tan 80 डिग्री कट के 1, कॉट 75 tan 75 कट के 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब देखो tan थीटा का वैल्यू √3 है तो सेक थीटा का वैल्यू पूछा है। कोई नहीं, 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस 60 डिग्री का उल्टा, यानी कि 2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा, तो 2। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ ये तो बन ही गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। ये क्या कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू 4/3 देन sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब tan थीटा अगर हमको 4/3 दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर हमको 4 दिया हुआ है, मान लो बेस हमको 3 दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 9 25, तो बाहर 5। तो sin थीटा प्लस cos थीटा पूछा है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस प्लस बेस बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है 4/5 प्लस बेस बाई हाइपोटेनस, तो 3/5। एलसीएम इसका हो जाएगा 5, है ना, और 4 और 3 7, यानी कि 7/5 जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। और 7/5 ऑप्शन नंबर शायद सी नज़र आ रहा है हमें, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, 7/5 नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बताएं। इसमें देखो ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि सब साइन कोस में बदला हुआ है, तो आप भी बदल दो। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, आप कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, अंदर ही अंदर 1/sin थीटा, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा।
और इसका हो गया होल स्क्वायर। अब भाई अंदर ही अंदर एलसीएम लोगे तो साइन थीटा होगा, और यहाँ पे साइन थीटा अगर सेम है तो आप भागा दोगे तो 1 आएगा, तो ऊपर 1, फिर भागा दोगे 1 आएगा, तो कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर जड़ दो और नीचे साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे 2 बार, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पे तोड़ दो उसे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक कट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ अ सर्कल, है ना, आर्क लेंथ पूछा है, तो आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है, ऐसे थीटा बटे में 360 और गुने 2 पाई आर, है ना, थीटा अगर सेक्टर पे एंगल बना रहा है तो आप देख लो ऑप्शन कौन सा है, थीटा बटा 360 कहाँ है, ये ऑप्शन है थीटा बटा 360, ये पाई आर स्क्वायर है, तो ये तो होता है सेक्टर का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होगा, और वैसे दिख भी रहा है थीटा बटे 360 और 2 पाई आर, है ना, ध्यान से देखो थीटा लास्ट में लिखा है एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34, सेक 11 बाई कॉसेक 79, कोई दिक्कत नहीं है, सेक का कम्प्लीमेंट एंगल कॉसेक होता है, तो सेक को आप कॉसेक लिख लो, तो कॉसेक लिख के सेक को, तो 11 चुप नहीं बैठेगा, 90 डिग्री में से 11 घटाना पड़ेगा, तो घटा लो, 90 में से 11 घटाओगे तो 79, और नीचे भी सेम कॉसेक 79, तो कॉसेक 79 डिग्री का वैल्यू भले पता नहीं हो, लेकिन आएगा तो दोनों सेम ही, जो ऊपर वो नीचे, तो कट के बना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 35, ज़रा देखिए, कह रहा है कि द डायमीटर, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, क्या कह रहा है कि द एक्चुअली थोड़ा सा वेट, हाँ देखिए, अब कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 40 सेंटीमीटर, हाउ मैनी रिवोल्यूशन विल इट मेक इन कवरिंग 176 मीटर। एक व्हील है जिसका डायमीटर आपको 40 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। अब ये जो है व्हील कह रहे कि हाउ मेनी रिवोल्यूशन, आप याद रखें कि एक रिवोल्यूशन का मतलब होता है एक पूर्ण घूर्णन, अगर एक बार पूरा घूम जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक रिवोल्यूशन, तो एक बार पूरा अगर घूमता है तो अपने सरकमफरेंस के बराबर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, तो ज़रा सोचो 2 पाई आर अगर डिस्टेंस कवर किया, माने एक पूरा घूर्णन हुआ तब ना, तो 2 पाई आर डिस्टेंस पे 1 रिवोल्यूशन माना जाएगा, तो 2 पाई आर के बाद हम बोलेंगे कि अगर 2 पाई आर सेंटीमीटर, क्योंकि पैरामीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर घुमा तब, तो 1/2 पाई आर, तो कितना घूमना है उसको, 176 मीटर, तो 176 मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदल लो, तो 176 मीटर है तो 100 से गुना कर लो, तो इतना सेंटीमीटर घूमने में क्या होगा एक्चुअली, तो इससे गुना करना होगा, तो 1760 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, तो 2 लिख लो, पाई का वैल्यू 22/7 यानी कि ऊपर 7 गया, और इनटू आर, आर कितना दिया हुआ था 20, तो ये 20 कर लो, तो ये 0 से 0 कट गया, है ना। अब 2 से काटो, तो हो गया 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 1 और 6, फिर 2 अट्ठे 16 और 0, है ना, तो फिर जो है 22 से काट लो डायरेक्ट 4 बार में, और एक शून्य आएगा यहाँ से, फिर 2 से काट लो आप, 2 से काटोगे तो 20 बार में, तो 7 दूना के 14, 140 रिवोल्यूशन पूरा करेगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 140 रिवोल्यूशन वो करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है कि इफ़ द हाइट ऑफ द कोन इज h एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज r। एक कोन है आपका, डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है बाबू। एक कोन है आपका, इस कोन का हाइट हमें दिया हुआ है h और बेस का रेडियस दिया हुआ है r, तो वॉल्यूम पूछ रहा है। तो क्या फार्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज़ 28 सेंटीमीटर, है ना। वेट, उसको शुरू करेंगे और हो सकता है वीडियो मैंने पॉज कर दिया था तो कुछ क्वेश्चन छूट गया हो तो लास्ट में देख लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग मॉड से देखते हैं क्या पूछ रहा है। मॉड, मॉड का मतलब जो मैक्सिमम अकरेंस होता है डाटा का उसे कहते हैं। तो मैक्सिमम अकरेंस किस नंबर का है, 9 कितना बार आया है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बार आया है। 3 कै बार आया है, 3 एक बार, बस एक बार। 4 कितना बार आया है, 4 आया है बस एक बार। 4 7 कितना बार आया है, 2 बार। एक इधर 7 है, एक इधर 7 है। 7 के बाद 2 देख लो, 2 कितनी बार आया है, केवल एक बार। 9 कितनी बार आया है वो तो लिख चुके हैं। 6 नहीं लिखे हुए हैं, 6 एक बार। इसका ऑप्शन हो जाएगा 9, है ना। क्यों, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा बार आया है, 4 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। तो ये मॉड हो गया आपका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोड तो हो गया था आपका, मोड के बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब जो किसी से डिविजिबल ना हो। तो 13 ही तो है, 27 3 से हो जाएगा, 35 7 से हो जाएगा, 56 भी आपका 7 से हो जाएगा, है ना। 7 8 56 हो जाता है। तो इसका मतलब 13 जो है वो प्राइम नंबर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 8.9 एंड इट्स मीडियन इज़ 9 देन इट्स मॉड। तो इसका एक फार्मूला होता है आपका और वो फार्मूला आपको याद करना। देखिए उसका जो फार्मूला होता है आपका वो होता है 3 इंटू मीडियन। 3 इंटू मीडियन इज़ इक्वल टू मॉड और प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है। अब इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है कि मीन आपका है 8.9, तो आप यहाँ पे प्लस 2 इंटू 8.9 रख लीजिए। फिर बोल रहा है कि मीडियन है 9, तो यहाँ पे 3 इंटू मीडियन यानी कि 9 हो गया। इसका पूछ रहा है आपका मॉड, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 9 बराबर मॉड और प्लस 2 इंटू 8.9। तो मॉड के लिए आपको क्या करना होगा, उसको उधर भेज दिए, 9 3 27 माइनस 2, 8.9 का गुना 2 में करके इधर भेजिए। तो 9 दूना के 18, 8 दूना 16, 1 17, 17.8। तो 27 में से आपको घटाना होगा 17.8। 10 में से 8 गया 2, है ना। और ये हो गया आपका 16, 16 में से 7 गया आपका 9, 9 7 16 और ये 0, 9.2 आंसर होगा, है ना। ये याद रखिएगा। 3 इंटू मीडियन बराबर मॉड और प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीडियन। तो मॉड पूछेगा तो आप LHS में भेज दीजिए, आंसर आ गया आपका। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि एरिथमेटिक मीन ऑफ 19 एंड 25। तो एरिथमेटिक मीन का मतलब दोनों को ऐड करके और डिवाइडेड बाई 2 कर दें, है ना। तो 25 में अगर 19 जोड़ना है तो 9 5 13 हुआ और 2 और 1 3 1 4 हुआ। सॉरी 9 5 14 होता है, सॉरी 9 5 14 और 2 1 3 1 4 बाई 2 यानी कि 22। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 22। अब कह रहा है कि फॉर एनी इवेंट ई पी ई प्लस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई। तो ये तो आप सब जानते हैं 1 होता है। किसी चीज़ के होने की घटना और उसी चीज़ की नहीं होने की घटना का सम 1 होता है। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इन टॉसिंग 2 कॉइन्स
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। अगर हम दो कॉइन्स को एक साथ उछालें तो दोनों से हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कोई दिक्कत नहीं है। द टॉसिंग टू कॉइन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। तो दो कॉइन्स को आप उछालते हैं तो क्या क्या हो सकता है? आप पहले हेड हेड पा सकते हैं, हेड टेल पा सकते हैं, टेल हेड पा सकते हैं, या दोनों टेल टेल पा सकते हैं। ये आपका टोटल सैंपल स्पेस हुआ। यही पॉसिबिलिटीज़ है दो कॉइन को उछालने पे। कह रहा है कि उस पे क्या आ जाए, टू कॉइन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, मतलब दोनों पे हेड्स आ जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। क्या हो जाएगा, 1/4, क्योंकि ये एक हेड हेड है। ठीक है, तो ये हो गया 1 और डिवाइडेड बाई 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल is √3 times the length of its shadow on the ground, then what is the angle of elevation of sun? What is the angle of elevation of sun? कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या कह रहा है। ये हमारा मान लीजिए ग्राउंड है, सॉरी, ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है, दिस इज़ द ग्राउंड, और ये आपका एक वर्टिकल पोल है, और कह रहा है कि इफ़ द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज़ 3 times द लेंथ ऑफ द शैडो, देखिए तो सॉरी, कुछ हमको लग रहा है पॉज हो जाने से गड़बड़ हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर ये देखना है, कह रहा है कि दो ट्रेंगल सिमिलर है और एरिया ऑफ ट्रेंगल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एरिया ऑफ ट्रेंगल डी है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। आप जानते हो ना कि जो एरियाज़ का रेशियो होता है उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको एरिया दिया है 36/49, तो साइड का रेशियो अगर हमसे पूछ रहा है तो स्क्वायर को उधर भेजना होगा। तो √36/49 = S1/S2। तो ऊपर से आया बाहर 4 और नीचे से बाहर आया हमारा 7, तो 4:7, वो सॉरी 6 बाहर आएगा ना, 6 36, तो 6/7, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 6/7। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 56 भी बना लिए। अब देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC DE इज़ पैरेलल टू BC एंड AD अपॉन, चलो फिगर बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है ABC, इसमें जो DE है वो पैरेलल है BC के। तो थेल्स थ्योरम से आप कहानी कुछ कर सकते हो। AD अपॉन DB दिया है, यानी कि 3 ये है, 3:5 ये है, 3/5, और पूछ रहा है कि AC का वैल्यू 5.6 है, ये 5.6 है, तो AE निकालिए। AE को आप x मान लो, अगर ये x होगा तो EC का लेंथ हो जाएगा 5.6 - x, क्योंकि टोटल 5.6 है, तो केवल इतना की बात करें तो वो 5.6 - x होगा। अब अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या होगा, तो 3/5 = x/5.6 - x, है ना। अब आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 × 18 और 5 × 15, 1 16, एक अंक के बाद पॉइंट, फिर -3x = 5x। 3x को इधर भेज दें तो 8x = 16.8, तो x का वैल्यू हो जाएगा 16.8 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 दूना के 16 और 8 एकम 8, 2.1 ऑप्शन। 2.1 आप ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58 पे।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58? ये कह रहा है कि द chord of the circle of radius 10 centimeter subtend at a right angle at its center, the length of chord। अगर एक कॉर्ड जो है वो सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और सबटेंड एट राइट एंगल इट्स सेंटर, सेंटर पे अगर राइट एंगल बना रहा है, सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर, एक कॉर्ड है हमारे पास, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज़, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये 90 डिग्री है और रेडियस हमारा ये 10 है और ये 10 है, तो ये 90 डिग्री का ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस बराबर √10² + 10² होगा, मतलब 2 × 10²। तो हम लोग 10 बाहर कर सकते हैं √2, तो 10 √2। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। ये क्या कह रहा है कि cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री और साइन ऑफ 30 डिग्री का मान क्या होगा। वैल्यू रख दीजिए। cos 60 डिग्री का वैल्यू आपका 1/2 गुने cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 और माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ये तो सेम ही है और बीच में माइनस है, तो 0 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर कह रहा है, देखिएगा। ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल इन द लीनियर इक्वेशन, द नंबर ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल इन द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स का पावर कितना होता है, 1 होता है, क्वाड्रेटिक में 2 होता है। फिर कह रहा है आपको कि द नंबर दिस, अब 2.13, 113, 1113, 11, ये तो एक इरेशनल नंबर है, आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ एन इरेशनल नंबर। फिर कह रहा है कि HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 1, बिल्कुल को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जैसे 4, 5 है, ये इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, भले इस एक प्राइम नंबर ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक प्राइम नंबर ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लगातार नंबर का जो है इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 6 हो गया, 3 हो गया, ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर 3 का मिल जाएगा। कोई भी 2 लगातार नंबर ले लो, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो उसका HCF 1 हमेशा होता है, तो HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज़ 1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, if m is a positive integer, if m is a positive integer, then positive odd integer is of the form, if m is a positive integer, then positive odd integer is the form of, निश्चित रूप से ये होगा क्योंकि इसमें भी अगर हम 4 कॉमन ले लें तो m+1, ये एक इवन नंबर का रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन ले लें तो 2m+2, ये भी 2 से कट जाएगा, लेकिन अगर ये ले लें तो ये एक ऑड इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन होगा क्योंकि कोई भी आप m का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर रख के देख लें, पॉजिटिव इंटीजर 10 रखे, 10 चौके 40 और 1 41, ऑड नंबर आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, एक होगा ना, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या कितनी होगी, लीनियर पॉलिनोमियल है, 1 होगा। फिर कह रहा है 1 ऑफ द ज़ीरोज़ 2x² - 3x - 5h, एक ज़ीरोज़ बताना है, आप डाल के धर रहो, वैल्यूज़ को डाल के देख लो कौन जीरो आ रहा है। 1 डालोगे, ये 2 - 3 और -5, ये जीरो नहीं करेगा क्योंकि 5 3 8 माइनस में ज़्यादा है। -1 डालोगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ -1 पड़ेगा तो -3 × 1 +3 हो जाएगा और -5, तो 3 2 5 -5 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ज़रा देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि px = qx × gx and degree of px = 6 and degree of gx = 2, then degree of px by gx।
कोई दिक्कत नहीं है। पी एक्स जो है वो क्या है, क्यू एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। और पी एक्स का डिग्री कितना है, 6, और जी एक्स का डिग्री है 2। पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स, क्यू एक्स इंटू जी एक्स। और यहाँ पे डिग्री ऑफ पी एक्स दिया हुआ है 6, मतलब इस पूरे का डिग्री आपका 6 है, मतलब आप x का पावर 6 की तरह समझें। तो ये पी एक्स का डिग्री है, और जी एक्स का डिग्री आपका कितना है, जी एक्स का डिग्री 2 है, यानी कि x स्क्वायर है, तो x का पावर 4 होगा, डिग्री 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। फिर बोल रहा है कि द सम ऑफ जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा की बात हो रहा है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो -11 का हो जाएगा +11, डिवाइडेड बाई ए का मतलब 6, तो 11/6। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स with the set of the real numbers, how many solution of linear equation ax plus by plus c is equal to 0 in 2 variables be in the set of real numbers. सेट ऑफ रियल नंबर्स, नॉन ऑफ दिस होगा। क्यों, हाउ मेनी सॉल्यूशन पूछ रहा है ना, कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं एक लीनियर इक्वेशंस के। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के या तो एक सॉल्यूशन होंगे या एक भी नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर गया 2 लाइन तो एक सॉल्यूशन, नहीं किया तो पैरेलल हो गया नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंस हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक ही लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स एक्स वाई में इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो भैया इनफाइनाइट होगा, है ना, क्या होगा, इनफाइनाइट। तो आप कह सकते हो नॉन ऑफ दीज, क्योंकि इनफाइनाइट ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस क्वेश्चन का कितना सॉल्यूशन होगा, तो निश्चित रूप से a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 चेक करना होगा, c1/c2। तो a1/a2 का मतलब 2/4, b1/b2 का मतलब 3/6 और c1/c2 मतलब 5/15। दोनों RHS में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 दूना के 4 1/2, 3 दूना के 6 1/2, 5 × 5 5 या 15, ये बराबर आया और ये बराबर नहीं आया, तो वो होगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल वाली कहानी होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70 में देखिएगा, कह रहा है कि इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्ट देन द लाइन्स रिप्रेजेंट बाय देम आर, कह रहा है कि इफ़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स रिप्रेजेंट बाय द देम। देखो कंसिस्टेंट का मतलब या तो एक सॉल्यूशन मिले, मतलब सॉल्यूशन मिले, तो क्या होगा, लीनियर इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, तो या तो एक सॉल्यूशन मिलेगा या दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या एक सॉल्यूशन। दोनों ही केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन कंसिस्ट हो गया, माने एक ने एक मिल गया। तो कह रहा है इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय देम आर पैरेलल, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, ऑलवेज कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, दोनों इंटरसेक्टिंग भी होगा और कोइंसिडेंट भी होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो मिल गया ना, और सॉल्यूशन मिलने को ही बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन बन गया आपका, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस आर अल्फ़ा एंड बीटा देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, सिंपल सी बात है -b/a, है ना। सी से क्या फ़र्क पड़ता है, सी अगर RHS में भी है
तो अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए आप माइनस बी बाई ए करते हो, आर जे 0 भी करोगे तो सी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो माइनस बी बाई ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 72 पे, या एक काम करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 71 तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 से आगे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास क्या, नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।